हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर, और आज है इसका डे 5। लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करने का मेन मकसद क्या है कि जो हम लोग ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो अगला टारगेट होता है वो ये कि कितना स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, पूरा सिलेबस कवर ही नहीं करते, जबकि हम लोग के पास में क्लियर कट तरीके से पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, इस सिलेबस को लेकर बैठिए और देखिए ऐसा कौन सा टॉपिक है जो छूट गया है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से आएंगे, ये बात श्योर है। तो पूरे के पूरे सिलेबस को आपको कवर करना है, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। ये जो टाइम आपको मिला है इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी फिर आपके ऊपर पैनिक हो जाएगा। फिर आप या तो मॉक टेस्ट लगाएंगे या टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये सही समय है जहां पर आप अपने पूरे सिलेबस को कवर करिए और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। तो हम तो सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं, इसलिए हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो अभी तक कवर नहीं हो पाया है, या आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन का लेवल सही नहीं है, थोड़ी सी और मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स, जिसमें कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। 111 वीडियोस, 120 प्लस घंटे का, वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी परचेज डेट से 12 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस 172.16.55.13। आईपी एड्रेस की क्लास क्या है, जबकि आईपी एड्रेस ये दिया हुआ है। तो इस केस में आपने बिल्कुल सही आंसर किया। इसका करेक्ट आंसर है क्लास कौन सी? बी। क्लास बी क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्लास बी की जो रेंज है वो 128 से 191 है। अगर 128 से 191 है तो इसका जो पहला ऑक्टेट है वो क्या है? 172। 172 किसके बीच में आ रहा है? 128 से 191 के बीच में। तो करेक्ट आंसर होगा क्लास बी। तो इसका मतलब पहला वाला ऑक्टेट देखेंगे, इसकी रेंज को डिसाइड करेंगे और आंसर लगा देंगे। तो ये क्लास ए बी सी डी ई, इन पांचों की रेंज आपको याद होनी चाहिए। क्लास ए 0 से 127, कई बार 0 से 126 भी मिलेगा आपको, लेकिन 0 से 127 भी सही है, क्योंकि 127.0.0.1 ये रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेस के लिए, और लूप बैक एड्रेस किस क्लास का पार्ट है? क्लास ए का। तो 0 से लेकर 127 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी, और 240 से लेकर 255 ये होता है आपका क्लास ई, है ना। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन का पहला ये रहा आपके स्क्रीन पर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन। फाइंड द मैक्स टर्म व्हेन a is equals to 1, b is equals to 1। हम जानते हैं कि जब हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं वहां पर बात करते हैं पीओएस की, प्रोडक्ट ऑफ सम की, एसओपी की, सम ऑफ प्रोडक्ट की, और वहीं पर बात होती है किसकी? मैक्स टर्म और मिन टर्म की। यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए सीखते हैं। अधिकतम पद ज्ञात कीजिए
जब a बराबर 1 और b बराबर 1 हो तो मैक्स टर्म फाइंड करिए। अगर क्वेश्चन में कभी भी मैक्स टर्म की बात की जाएगी तो याद रखिएगा आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में। मैक्स टर्म का मतलब प्लस होता है, मिन टर्म का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। क्या यहां पर सभी ऑप्शन प्लस में गिवन है? जी हां, यानी सभी ऑप्शन प्लस में ही हैं। और इस प्लस वाले टर्म को क्या बोलेंगे, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो मैक्स टर्म का मतलब क्या होता है, पीओएस होता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, पीओएस के केस में हमेशा क्या होता है, ए और बी को 0 मानते हैं, ए बार और बी बार को 1 मानते हैं। यानी अगर कहीं पर 0 होगा तो इसका मतलब उसको ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कहीं पर भी 1 होगा तो उसको ए बार या बी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात फिक्स होती है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या गिवन है, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 गिवन है। ए बराबर 1 का मतलब, 1 का मतलब होता है बार में, तो ए की वैल्यू को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, बार में, ए बार। और बी बराबर 1 भी है तो इसका मतलब बी को भी किस में रिप्रेजेंट करेंगे, बार के फॉर्मेट में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए बार कॉमा बी बार, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 1, 1 का मतलब क्या है, बार, तो ए बार कॉमा बी बार। अब अगर हम इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, मैक्स टर्म के फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे, ए बार प्लस बी बार कर देंगे, क्योंकि मैक्स टर्म के लिए हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो इसको क्या कर दिया, ए बार प्लस बी बार। तो क्या कहीं पर ए बार प्लस बी बार गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 में दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आया कि किस प्रकार से हम मैक्स टर्म को फाइंड करेंगे जब ए और बी का मान हमें दिया होगा? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करिए। फाइंड द मैक्स टर्म व्हेन ए बराबर 0 कॉमा बी बराबर 0। अधिकतम पद ज्ञात कीजिए जब ए का मान 0 है और बी का मान भी 0 है। अगेन वैसे ही करना है। मैक्स टर्म का मतलब क्या होता है, प्लस में आंसर आएगा। क्या सभी ऑप्शन प्लस में है? यस। मैक्स टर्म का मतलब पीओएस। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। दूसरा पॉइंट कि अगर मैक्स टर्म है तो इसका मतलब 0 का मान किस में होगा, ए और बी के फॉर्मेट में। 1 क्या होगा, ए बार और बी बार। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। 0 को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए और बी के फॉर्मेट में, यानी बार तो आएगा ही नहीं। 0 के लिए क्या यूज करते हैं, ए और बी। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर हमें मिलेगा वो ए और बी मिलेगा, ए कॉमा बी। और जब ए कॉमा बी को हम मैक्स टर्म में लिखेंगे तो प्लस लगा कर लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। क्या कहीं पर ए प्लस बी ऑप्शन में गिवन है? यस। ऑप्शन नंबर 1 इज दी राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट करके देखिए तीसरा क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। फाइंड मैक्स टर्म व्हेन ए बराबर 0 और बी बराबर 1। वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। अधिकतम पद ज्ञात कीजिए जब ए बराबर 0 है और बी बराबर 1 है। अगेन मैक्स टर्म पूछा गया है, तो मैक्स टर्म क्या होगा, पीओएस के बराबर, ए प्लस बी प्लस सी। आंसर प्लस के फॉर्मेट में आएगा। मैक्स टर्म में क्या होता है, ए और बी 0 के बराबर और ए बार बी बार 1 के बराबर। क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए बराबर 0 और बी बराबर 1। 0 का मतलब ए और b इज इक्वल टू 1 का मतलब b बार, यानी यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, a और b बार। अब इसको प्लस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बार। दैट इज द राइट आंसर। क्या कहीं पर a प्लस बी बार गिवन है? यस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट वन। समझ में आया? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करिए। फाइंड मैक्स टर्म व्हेन a बराबर 1 और b बराबर 0। अधिकतम पद ज्ञात कीजिए जब a 1 है और b 0 है। फिर से आपने देखा मैक्स टर्म है यानी पीओएस है। फिर आपने देखा मैक्स टर्म का मतलब a और b का मान 0 होगा और a बार b बार क्या होगा, 1 के बराबर। अब आपने लिखा a बराबर 1 और b बराबर 0। 1 का मतलब बार के फॉर्मेट में और 0 का मतलब विदाउट बार। तो बार के बारे में आपने क्या समझा, a बार b।
ए बार बी का मतलब प्लस में इसको लिखना है क्योंकि मैक्स टर्म है, तो ए बार प्लस बी, दैट इज द राइट आंसर। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए बार प्लस बी। है ना बिल्कुल आसान सा। आसान तब बनती है कोई भी चीज जब उसकी प्रैक्टिस की जाती है। अगर कठिन चीज की भी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी एक समय में आपको आसान लगने लगेगी। तभी तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिवाइज इट मैक्सिमम टाइम्स, प्रैक्टिस करते रहिए, पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए एग्जाम में। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन मिन टर्म का भी करके देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में फाइंड करने को दिया रहे मिन टर्म, तब क्या करेंगे। व्हेन ए बराबर 1 है और बी बराबर 0 है। जरा एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। मिन टर्म का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी ए डॉट बी डॉट सी। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पर क्या बोल रहे थे पहले वाले केस में, प्रोडक्ट ऑफ सम ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर मैक्स टर्म की बात हो रही थी। लेकिन मिन टर्म की बात में क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी, जो बराबर किसके होगा, एसओपी के, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट के। मिन टर्म में क्या होता है, ठीक उल्टा, यानी ए और बी का मान क्या होगा 1 और ए बार और बी बार का मान क्या होगा 0। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए बराबर 1 और बी बराबर 0। 1 का मतलब क्या है, ए या बी, तो यहां पर ए आ जाएगा, और बी बराबर 0 है, 0 का मतलब क्या है, बी बार, तो बी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बी बार में, यानी ए डॉट बी बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है ए डॉट बी बार, यस, सेकेंड इज द राइट वन। तो इसका मतलब कोई भी इनपुट दिया हो हम मिनटर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे और मैक्सटर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ के मैप अ ग्रुप ऑफ 8 ones adjacent to each other is called। के मैप की अगर बात करें तो इसमें एक दूसरे से सटे 8 एक के समूह को क्या कहा जाता है। हम जानते हैं के मैप में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं, 4-4 के पेयर बनाते हैं, 8-8 के पेयर बनाते हैं। तो 8 के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टल बोलते हैं, या फिर ऑक्टेट भी बोल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑक्टेट। के मैप में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जैसे WX कर लिया, YZ कर लिया, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 बाद में आएगा, 1 1 इधर आ जाएगा, 0 0 0 1 1 0 लास्ट में, फिर 1 1। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पूरा 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। और फिर इसमें हम पेयरिंग बनाते हैं, 2-2 की, 4-4 की, 8-8 की, एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो इसे क्या बोलेंगे, 8 की पेयरिंग को ऑक्टेट का नाम देंगे। नेक्स्ट, which of the following method is used to minimize the boolean expression। boolean expression को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं। हम मिनिमाइज करने के लिए या तो ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करेंगे या किसका यूज करेंगे, के मैप का। क्या यहां पर ट्रुथ टेबल गिवन है, जी नहीं। क्या यहां पर के मैप गिवन है, जी हां, दैट इज कॉल्ड कर्नॉफ मैपिंग। यानी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना, यही तो बूलियन अलजेब्रा का मेन मोटिव है कि कैसे हम किसी बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में लिख सकते हैं, किसी बड़े लॉजिक गेट को कम गेट्स का यूज करते हुए डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो आंसर क्या होगा, के मैप इज यूज्ड टू मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन। के मैप का इस्तेमाल करके हम किसी भी बूलियन अभिव्यक्ति को न्यूनतम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, a single transistor can be used to build which of the following digital logic gates। निम्नलिखित में से किस डिजिटल लॉजिक गेट को बनाने के लिए एक एकल ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है, मुझे बताओ। अगर आपको डिजिटल लॉजिक गेट बनाना है सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज करके, सिंगल का मतलब क्या होता है, 1 इनपुट। अगर आप एक इनपुट देते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट मिल जाता है। एक इनपुट का यूज हम किस में करते हैं, एंड में, और में, या नॉट में, नॉट के केस में। तो करेक्ट आंसर होगा नॉट गेट, जिसको इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं। अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉट गेट
और इन्वर्टर गेट। नेक्स्ट, द गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर आर। हाफ एडर बनाने के लिए आवश्यक गेट कौन से हैं? अगर हमें हाफ एडर क्रिएट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? दो गेट्स का, एक एक्सऑर गेट का और इसके साथ में एंड गेट का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, एक्सऑर गेट एंड गेट। आप देख भी सकते हैं इमेज में, हमने एक्सऑर गेट का यूज किया और एंड गेट का यूज किया और इसकी मदद से हमने क्या क्रिएट किया? हाफ एडर। नेक्स्ट, अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव। अगर हम फुल एडर लॉजिक सर्किट की बात करें तो इस केस में क्या होगा? कितने इनपुट होंगे और कितने आउटपुट निकलेंगे? हम जानते हैं फुल एडर के केस में हमेशा इनपुट कितने होते हैं? 3 और आउटपुट कितने जनरेट होते हैं? 2। एग्जाम्पल की मदद से समझ भी लेते हैं, है ना। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें इनपुट कितने दिए गए हैं? 3, ए बी सी, और इनके रिगार्डिंग जो गेट्स के थ्रू आउटपुट डेवलप हुआ है वो कितना हुआ है? 2। तो आउटपुट कितने निकलेंगे? 2 और इनपुट कितने देंगे? 3। दैट इज कॉल्ड अ फुल एडर लॉजिक सर्किट। याद रखिएगा, क्वेश्चन 9 और 10 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट, द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट इज कॉल्ड। वह कोड जहां सभी क्रमिक संख्याएं अपनी पूर्ववर्ती संख्या से एक बिट से भिन्न होती हैं, वह कौन सा कोड होता है? एक बिट का अगर डिफरेंस होगा सक्सेसिव नंबर्स के बीच में तो उसे बोलते हैं ग्रे कोड। जब हम लोगों ने ग्रे कोड पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या बात समझी थी? जैसे 0 का ग्रे कोड क्या है? 000। 1 का ग्रे कोड क्या है? 001। अब 000 और 001 में कितने बिट का डिफरेंस है? 1 बिट का। 2 बिट तो सेम है लेकिन 1 बिट का फर्क हुआ। आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिए 011 और 011 में कितने बिट का डिफरेंस है? 1 बिट का। यानी 2 बिट हमेशा सेम रहेंगी, सिर्फ 1 बिट चेंज होगी और इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं? ग्रे कोड। नेक्स्ट, अ वेरिएबल ऑन इट्स ओन और इट्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज नोन एज। किसी चर को स्वयं या उसके पूरक रूप में क्या कहा जाता है? किसी के कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं क्या? बूलियन अलजेब्रा में लिटरल। ए बराबर ए बार, क्या इसका ये कॉम्प्लीमेंट है? यस, एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिटरल्स। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y is equals to a plus b multiply b plus c multiply c plus a shows the operation। क्या रहा? एक व्यंजक है क्या ये? इस ऑपरेशन को क्या मतलब है? यानी प्रोडक्ट किया जा रहा है सम को, तो यानी आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। चाहे एक्सप्रेशन ये दिया हो या नीचे वाला दिया हो, q बराबर a प्लस बी बार डॉट a बार प्लस सी डॉट b प्लस 1, ये भी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम। यस। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन a बार b प्लस सी डी बार इज। कह रहा है इस अभिव्यक्ति का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं एग्जाम में जहां पर एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात की जाती है। वैसे तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी जहां पर बार दिया है वहां बार खत्म हो जाएगा, जहां प्लस का साइन दिया है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां मल्टीप्लाई दिया है वहां प्लस हो जाएगा। यही तो मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का, उसका उल्टा कर देना। तो बस दिए गए एक्सप्रेशन को उल्टा कर दो। कैसे? आइए समझते हैं। इसका आंसर ये है सेकंड वाला। कैसे आया एक बार ऑब्जर्व करिए बढ़िया तरीके से। ए बार लिखा है, ए बार का उल्टा क्या होगा? ए, यानी बार हटा दो, ए आ गया। इसके बाद डॉट है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस कर दो, प्लस आ गया। बी दिया हुआ है, बी का उल्टा क्या होगा? बी बार कर दो, ब्रैकेट में बंद। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो गया बीच में। सी दिया हुआ है, सी बार कर दो, सी बार हो गया। डॉट दिया हुआ है मल्टीप्लाई यानी प्लस कर दो, प्लस हो गया। डी बार दिया हुआ है, डी बार का उल्टा क्या होगा? डी, यानी प्लस डी हो गया ना।
तो किसी भी एक्सप्रेशन का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो बस मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस कर दीजिएगा, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बार लगा हो तो हटा दीजिएगा और अगर नहीं लगा है तो लगा दीजिएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट दैट, इनमें से डी मॉर्गन प्रमेय कौन सी है? चार ऑप्शंस गिवन है, देखते ही आपको पता चल गया कि इन चारों में डी मॉर्गन्स थ्योरम कौन सी है। ए बी बार बराबर ए बार प्लस बी बार। हम जानते हैं डी मॉर्गन्स की दो थ्योरम होती हैं, एक ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार और दूसरी ए प्लस बी बार बराबर है ए बार और बी बार के। तो यहां पर हमें पहली वाली मिल रही है ए बी बार बराबर ए बार प्लस बी बार। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इन्वोल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ए का समावेश किसके बराबर है? हम जानते हैं इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है ए डबल बार किसके बराबर है? ए के। इन्वोल्यूशन का मतलब ए बार का होल बार किसके बराबर होगा? ए के। द इन्वोल्यूशन, यही तो इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है कि ए डबल बार इज इक्वल टू ए या ए बार के ऊपर होल बार बराबर किसके है? ए के। नेक्स्ट, और इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन लॉ या इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं। इन्वोल्यूशन बोलें या इन्वर्जन बोलें, बात एक ही है। दिस लॉ यूजेस नॉट ऑपरेशन, ये नॉट ऑपरेशन का यूज करता है जहां पर ए डबल बार किसके बराबर होता है? ए के। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ ए प्लस वन बराबर, कह रहा है बुलियन नियम के अनुसार ए प्लस वन किसके बराबर होगा? हम जानते हैं नल लॉ में जब हमने पढ़ा था कि ए प्लस वन किसके बराबर होता है? वन के। ए डॉट जीरो किसके बराबर होता है? जीरो के। तो ये क्या दिया हुआ है यहां पर? क्या नल लॉ दिया हुआ है? जी हां। तो ए प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा? वन के। तो बुलियन में जितने भी लॉज हैं वो अगर आपको याद होंगे तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे और लॉस पर बेस्ड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डी मॉर्गन्स फॉर्मूला फॉर एक्स डॉट वाई बार, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स डॉट वाई बार के लिए डी मॉर्गन्स फॉर्मूला गिवन है? डी मॉर्गन्स फॉर्मूला क्या बोलता है? एक्स डॉट वाई बार इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई बार, यानी डॉट की जगह पर क्या हो जाएगा? प्लस, बाकी क्या होगा? एक्स बार प्लस वाई बार। यही तो है डी मॉर्गन्स का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम नैंड बराबर किसके है? डी मॉर्गन्स प्रमेय के अनुसार नैंड गेट को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम में नैंड और नॉर गेट को एक्सप्लेन किया गया है, यानी जो हमारी यूनिवर्सल गेट होते हैं उन्हीं को डिफाइन करने के लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज किया गया है। तो नैंड गेट को क्या बोलते हैं? एंड का मतलब क्या हो जाता है? और। लेकिन कौन सा और? बबल और। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। जैसे ए बी बार बराबर किसके है? ए बार प्लस बी बार के। तो ए बी बार क्या है? नैंड गेट, और ये किसके बराबर हो जाता है? बबल्ड और गेट की। जबकि ए प्लस बी बार ये क्या है? नॉर गेट, और ये किसके बराबर हो जाता है? नॉर का मतलब और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नैंड में। लेकिन ये एंड कैसा होगा? बबल्ड होगा। तो और कन्वर्ट होगा एंड में, जबकि एंड कन्वर्ट होगा और में। लेकिन बस याद क्या रखना है? इनके पहले बबल लगा देना है, बबल्ड और बबल्ड एंड। क्या ये बात याद रहेगी? है ना। वेरी वेरी फेमस वन। क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम नॉर किसके बराबर होगा? तो और बराबर होगा किसके? एंड के। लेकिन ये एंड कैसा होगा? बबल्ड। तो यानी करेक्ट आंसर होगा बबल्ड एंड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड। ईथरनेट केबल इज द पार्ट ऑफ डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ईथरनेट केबल ओएसआई मॉडल के किस परत का हिस्सा है? जितनी भी केबल्स होती हैं, चाहे वो ईथरनेट केबल हो,
ट्विस्टेड पेयर केबल हो, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो, कोएक्सियल केबल हो, ये सारी केबल्स किस लेयर पर काम करती हैं? फिजिकल लेयर, यानी फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फिजिकल लेयर बन जाएगा। नेटवर्किंग के ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन है। अगला, IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ इज। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है और पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? 802.15 का। और ब्लूटूथ के लिए किसका यूज होगा? 15.1 का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस वन, 802.15.1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा? निम्नलिखित में से किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि एसक्यूएल कमांड कौन कौन से होते हैं? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, यही तो होते हैं। अब इनमें से अगर डेटा हमें रिट्रीव करना है, निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे? सिलेक्ट का। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सिलेक्ट। रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन हम किसका यूज करते हैं? सिलेक्ट का। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज टू सेट अ कंडीशन इन एसक्यूएल? अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है एसक्यूएल में तो किस कीवर्ड का यूज करेंगे? एसक्यूएल में कंडीशन सेट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? कंडीशन मतलब एम्प्लॉइज की सैलरी 50,000 से ज्यादा है, उनका डेटा हमें फेच करना है, क्या करेंगे? वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। सिलेक्ट में कॉलम्स का नाम लिखते हैं, फ्रॉम में टेबल का नाम लिखते हैं, वेयर में कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग। नेक्स्ट, इन ब्राउजर टोटल डैश कुकीज आर अलाउड। एक ब्राउजर में कुल कुकीज कितनी अलाउड होती हैं? ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज को अनुमति दी जाती है? द आंसर इज 300 कुकीज। एक ब्राउजर में 300 से ज्यादा कुकीज सपोर्ट नहीं करती। कुकीज क्या होता है? जो हमें ट्रैक करती है इंटरनेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कुकीज। किस फॉर्मेट में होती है? टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में। कौन भेजता है कुकीज को? यानी भेजता कौन है हमारे कंप्यूटर में? सर्वर। स्टोर कहां पर होती है? ब्राउजर में। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी होंगी विद रिस्पेक्ट टू द कुकीज। नेक्स्ट, डैश इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क। बताइए, डैश एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग आईपी नेटवर्क पर उपकरणों को कॉन्फ़िगर करके प्रक्रिया को स्वचालित करने में किया जाता है। उपकरणों को कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड। हम जानते हैं ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करती है? DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जहां पर हमें मैनुअल आईपी एड्रेस को असाइन नहीं करना पड़ता। हमें मैनुअली ये काम नहीं करना पड़ता, ये काम मशीन खुद ब खुद कर लेती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इन HTML tables, gap between two cell of same table are known as। HTML टेबल में एक ही टेबल के दो सेल के बीच में जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? जब आप टेबल बनाते हैं ना तो उसमें इंडिविजुअल सेल आ जाती हैं। अब दो सेल के बीच में जो गैप होगा उसे क्या बोलेंगे? सेल स्पेसिंग बोलेंगे। आप देख सकते हैं सेल स्पेसिंग क्या है। एक सेल ये है, एक सेल ये है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? सेल स्पेसिंग। जबकि HTML में टेबल स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर, सेल में लिखे गए कंटेंट और उसके ऊपर वाले बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? HTML टेबल में सेल में जो लिखा गया कंटेंट है सेल के अंदर और सेल का जो बॉर्डर है ऊपर वाला बॉर्डर, उसके बीच में जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? सेल पैडिंग बोलते हैं। है ना? आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट लिखा गया है इसमें और ऊपर वाला जो बॉर्डर है उसके बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है? सेल पैडिंग।
और दो सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेल स्पेसिंग। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा HTML में। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को दिखाना है तो हमेशा पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ रिलेशन हैविंग 50 टपल्स एंड 20 एट्रीब्यूट्स। 50 टपल और 20 विशेषताओं वाले संबंध की प्रमुखता और डिग्री क्या होगी। हम जानते हैं कि हमेशा टपल्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनलिटी के फॉर्मेट में। कार्डिनलिटी का मतलब टपल्स और डिग्री का मतलब एट्रीब्यूट। तो यहां पर कार्डिनलिटी कितनी है 50 और डिग्री कितनी है 20, तो आंसर क्या बनेगा, कार्डिनलिटी 50 और डिग्री 20, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैलिशियस कोड दैट इज इंस्टॉल्ड इन द होस्ट मशीन बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। वह दुर्भावनापूर्ण कोड क्या कहलाता है जो उपयोगी सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है लेकिन होस्ट मशीन में स्थापित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो दिखाता है कि मैं काफी उपयोगी हूं लेकिन है नहीं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रोजन हॉर्स। द मैलिशियस कोड विच प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो प्रिटेंड करता है कि मैं काफी हितकारी हूं, जो काफी यूजफुल हूं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल हूं लेकिन है नहीं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट, अ DBMS, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। DBMS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा है, सिस्टम, एप्लीकेशन, जनरल सॉफ्टवेयर या बोथ 1 and 3। हम जानते हैं क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। DBMS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आंसर क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द HTML फाइल मेटा डेटा इज कंटेन्ड। HTML फाइल के किस भाग में मेटा डेटा निहित है। मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा। HTML फाइल में जो मेटा डेटा है ये किस में है, हेड में है, बॉडी में है, टाइटल में है, किस में है। द आंसर इज, सबसे पहले क्या होता है HTML, फिर हेड होता है और हेड के अंदर ही आपका होता है क्या, मेटा डेटा। क्योंकि हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, टाइटल, जो हमें क्या बताता है कि ब्राउजर का जो टाइटल बार है उसमें क्या मेंशन है, स्क्रिप्ट, स्टाइल, और इन सबको बोला जाता है व्हाट, दैट इज मेटा डेटा अंडर द हेड टैग। नेक्स्ट, which of the following layer is responsible for syntax and semantics of data in OSI model। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे उन पर भी सीरीज अपलोड कर दी है, आप लोग ने देखा होगा। स्टार्टिंग में ही हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सब मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परत OSI मॉडल में डेटा के सिंटैक्स और शब्दार्थ के लिए जिम्मेदार है। हम जानते हैं कि सिंटैक्स और सेमेंटिक्स की जब भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो कि 6th लेयर होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एनक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए, कॉम्प्रेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होती है सिंटैक्स और सेमेंटिक के लिए। यानी 6th लेयर जिसको प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। नेक्स्ट, HTTP uses port number dash whereas HTTPS uses port number dash। बताइए HTTP किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है जबकि HTTPS किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है। हम जानते हैं HTTP पोर्ट नंबर 80 का यूज करता है जबकि HTTPS जो कि सिक्योर्ड है ये 443 पोर्ट नंबर का यूज करता है। तो करेक्ट आंसर होगा 80, 443।
नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग डज HTML सपोर्ट? ये क्वेश्चन तो आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी। HTML शीर्षक के कितने विभिन्न स्तरों का समर्थन करता है? हेडिंग के कितने लेवल्स गिवन हैं? 6, H1, H2, H3, H4, H5, H6, जहां मैक्सिमम है आपका H1 और मिनिमम है आपका H6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 6। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। नेक्स्ट, डैश कन्वर्ट अ सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। डैश सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का? क्या इंटरप्रेटर दिया है? नहीं। क्या कंपाइलर दिया है? जी हां, जो सोर्स कोड को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास बी नेटवर्क? क्लास बी नेटवर्क के लिए जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा? क्लास ए के लिए 1 बार 255 होता है, क्लास बी के लिए 2 बार 255 होगा, क्लास सी के लिए 3 बार 255 होगा, क्लास ई के लिए 4 बार 255 होगा। अब क्लास बी में क्या 2 बार 255 कहीं गिवन है? जरा ढूंढो। मिल गया, ऑप्शन नंबर 4, 255.255.0.0 दैट इज द सबनेट मास्क फॉर क्लास बी। क्लास ए के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 255.0.0.0, ये क्लास ए के लिए हो जाएगा। क्लास सी के लिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, 255.255.255.0, ये क्लास सी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यूज? निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट दृश्य या व्यू नहीं है? हम जानते हैं पावर पॉइंट में व्यू टैब पर क्लिक करने पर हमें व्यूज दिखाई देते हैं। अब कौन सा व्यू नहीं है? पेज व्यू नहीं है, स्लाइड सॉर्टर है, नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू भी है, लेकिन पेज व्यू के नाम से कोई व्यू नहीं होता। हम जानते हैं 2 तरीके के व्यूज होते हैं, एक प्रेजेंटेशन व्यूज और एक मास्टर व्यूज। 5 होते हैं प्रेजेंटेशन और 3 होते हैं मास्टर, यानी व्यू टैब के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ व्यूज हैं वो कितने हैं? 5 + 3। प्रेजेंटेशन में नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, जबकि मास्टर व्यूज में स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर नाम के व्यूज मिलते हैं। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज? विंडोज में बूट मेन्यू तक पहुंचने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? अगर हमें बूट मेन्यू को एक्सेस करना है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे? F8 का। जैसे ही हम F8 दबाएंगे क्या होगा? एडवांस्ड बूट ऑप्शन अपीयर हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग सेफ मोड में भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बूट मेन्यू इन विंडोज, F8 फंक्शन की। नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट द मॉडेम विद द टेलीफोन लाइन। मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग करते हैं? अगर हम बात करें किसकी? टेलीफोन लाइंस की। टेलीफोन लाइंस में जो कनेक्टर लगता है उसे क्या बोलते हैं? RJ11 कनेक्टर, रजिस्टर्ड जैक 1 दैट इज कॉल्ड RJ11। लेकिन अगर हम बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल की तो उस केस में जो कनेक्टर यूज होता है वो है RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45। तो यहां पर टेलीफोन के केस में आंसर क्या बनेगा? RJ11, ये वाला कनेक्टर। देखा होगा पुराने समय में जो लैंडलाइन फोन्स होते थे उसमें किस कनेक्टर का यूज होता था? रजिस्टर्ड जैक 11 का। इसमें कितनी पिंस होती हैं? 6 पिंस। तो RJ11 कनेक्टर कंटेन्स हाउ मेनी पिंस? 6 पिंस। याद रखिएगा दोनों बातें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूजेस बोथ TCP एंड UDP? TCP और UDP किस में यूज होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। TCP कैसी है? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, जबकि UDP और IP क्या है? कनेक्शन लेस सर्विस। और TCP UDP दोनों प्रोटोकॉल का यूज किस में होता है? SMTP में।
जब हम मेल को भेजते हैं तो वहां पर यूज होने वाली प्रोटोकॉल क्या है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP यूज करती है किसका? दोनों का, TCP और UDP का। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि SMTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? 25। और FTP जिसका यूज करते हैं अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पर्पज से फाइल्स में, इसका पोर्ट नंबर होता है 21। क्लियर? नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज? MS वर्ड में किसका यूज होता है? मैक्रोज का। क्यों होता है? रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए। और मैक्रोज के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? विजुअल बेसिक का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, विजुअल बेसिक। अगर दोस्तों बात करें मैक्रोज की, तो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में आपको ये मैक्रोज दिखाई देता है। किस टैब के अंदर? व्यू टैब के अंदर। तो याद रखिएगा, जब भी हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे मैक्रोज मिल जाएगा। और मैक्रोज पे क्लिक करने पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और पॉज रिकॉर्डिंग का। नेक्स्ट, नेटवर्क पैकेट डेस्टाइन्ड फॉर अदर नेटवर्क आर राउटेड बाई। अन्य नेटवर्क के लिए नियत नेटवर्क पैकेट किसके द्वारा रूट किए जाते हैं? अगर कभी भी क्वेश्चन में बात हो किसकी? पैकेट्स की, तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस यूज होगी? राउटर। क्या यहां पर राउटर गिवन है? गेटवे है? नहीं होगा। स्विच टू लेयर है? नहीं होगा। हब है? नहीं होगा। क्योंकि आंसर क्या है? राउटर। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, फोर्थ इज द राइट वन। राउटिंग करने का काम या राउटर को संभालने का काम किसका है? नेटवर्क लेयर का। पैकेट्स को भेजने का काम किसका है? राउटर का। और ये दोनों चीजें यहां पर गिवन है। नेटवर्क पैकेट्स डेस्टाइन्ड फॉर अदर नेटवर्क आर राउटेड बाय राउटर। नेक्स्ट, मल्टीप्लेक्सर मींस। मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब होता है? हम जानते हैं मल्टीप्लेक्सर का मतलब है वेयर देयर आर सो मेनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट। जहां इनपुट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आउटपुट एक ही निकलता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। यानी मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लेक्सर, है ना। ये इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, कई सारे इनपुट्स हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? इन इनपुट की मदद से एक आउटपुट जनरेट करेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। वहीं डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है? सिंगल इनपुट होता है और मल्टीपल ऑफ आउटपुट जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सर, द अपोजिट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट, द IPv4 हैज अ डैश नोटेशन फॉर एड्रेसिंग। IPv4 को संबंधित करने के लिए या संबोधित करने के लिए एक डैश अंकन का प्रयोग किया जाता है। किस नोटेशन का यूज करते हैं? हम जानते हैं IPv4 32 बिट का है, 32 बिट का एक IP एड्रेस होता है। IPv4 डेसिमल नोटेशन के फॉर्मेट में होता है, या फिर हम इसको डॉटेड डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज डॉटेड डेसिमल। 17.172.224.47 इसी तरीके का तो होगा, जहां हर एक ऑक्टेट कितने बिट की होगी? 8 बिट की। तो कितनी हो गई? 4, 8 चक्कू 32, 8 4 जा 32। इसलिए IPv4 एड्रेस कितने बिट का होगा? 32 बिट का। जबकि IPv6 की बात करें या मैक एड्रेस की बात करें, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। तो IPv6 अगर दिया होता तो हेक्साडेसिमल होता, या मैक एड्रेस दिया होता तो भी आंसर क्या होता? हेक्साडेसिमल नोटेशन। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द फुटनोट ऑप्शन इज ग्रुप्ड अंडर डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटनोट विकल्प को डैश टैब के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। बताइए, मैंने आपको कैसे याद कराया था कि फुटनोट नहीं, फुट में लगी हुई चोट है, और अगर पैरों में चोट लग जाएगी तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा? रेफर कर देगा। रेफर का मतलब रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब रेफरेंस टैब, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो MS वर्ड ओपन करेंगे, रेफरेंस टैब पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट फुटनोट। तो फुटनोट कभी भी दिया हो तो रेफरेंस हो जाएगा, रेफरेंस अगर दिया हो
और पूछा है कि रेफरेंस में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, तो आंसर फुटनोट हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच लेयर इन दी OSI आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज दी हार्ट ऑफ दी OSI मॉडल। OSI आर्किटेक्चर में किस लेयर को हार्ट ऑफ दी OSI मॉडल कहा जाता है? ऐसी कौन सी लेयर है 7 लेयर्स में से जिसको हार्ट ऑफ दी OSI मॉडल कहा जाता है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा, एक सिरे से दूसरे सिरे को कनेक्ट करता है, TCP UDP का यूज करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। नेक्स्ट, what is the maximum number of sheets that can be added to an Excel workbook? Excel workbook में अधिकतम कितनी शीट जोड़ी जा सकती हैं? हम जानते हैं वैसे तो शीट्स को ऐड करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, प्लस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी आपको शीट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी शीट ऐड कर सकते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? जी हां, 255, 255 मैक्सिमम शीट, यानी सेकंड इज दी राइट ऑप्शन। तो मैक्सिमम कितनी आप ऐड कर सकते हैं? दैट इज 255। तो आउट ऑफ 40 आपने कितने क्वेश्चन सही किए मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आपका लेवल क्या है। तो जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। बाय डिफॉल्ट MS Excel 365 वर्कबुक कंटेन डैश वर्कशीट। डिफॉल्ट रूप से MS Excel 365 जो कि ऑनलाइन वर्जन है MS ऑफिस का, इसमें वर्कबुक में कितनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती हैं? 4, 1, 2 या 3? क्या होगा राइट आंसर? बताइएगा कमेंट करके। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर एक बार बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ लिया जाए, जिससे कि पूरा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सचिन सर के स्टूडेंट हैं, और सचिन सर के स्टूडेंट कभी भी हार नहीं मानते, हमेशा तैयारी करते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, और एग्जामिनर को भी शॉक कर देते हैं, है ना, कि ऐसे कैसे एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता है कोई। यस, तो बस एक्यूरेसी का ही सारा खेल है। एग्जाम से पहले आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि एग्जाम कभी भी हो हमारी तैयारी पक्की है, डेट आए तो आप खुश हो जाइए, जबकि होता क्या है कि एग्जाम की डेट आती है, कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं, वो उस लेवल की तैयारी ही नहीं करते। और कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी का लेवल तो आपको पता है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपने देखे ही हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। बस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करिए, फिर बल्ले बल्ले है। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने कंफ्यूजन को पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।